नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में विश्व इतिहास के अंतर्गत विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं वाला सेशन चल रहा था और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट पर फिर से हम आ चुके हैं चर्चा करने के लिए। और आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 में हुई थी। कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड में। तो इसके क्या प्रभाव रहे, क्या परिणाम रहा, इसका महत्व क्या है, दरअसल ये क्रांति क्या थी, सारी बातें हम आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को यदि देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार आपको विजिट करना चाहिए, तभी ये जाकर के आपको समझ आएगा कि हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अर्थात कि चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, एक बार प्लेलिस्ट को जैसे आप विजिट करोगे ना तो कई सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में उनके नोट्स भी आपको रिविजन के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए गए हैं मेरे द्वारा, जहां बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के 60 से ज्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। यहां पर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही प्रज्ञान हिंदी नाम का चैनल है, जो कि हमारा ही एक अन्य प्लेटफॉर्म है, जहां पर मेरे द्वारा बहुत ही जल्दी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जाकर के सेशन को, माफ कीजिएगा, उस चैनल को, प्रज्ञान हिंदी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे क्लास स्टार्ट हो आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा सिलेबस है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही है। इंडेक्स की बात करें या टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो यहां पर हम 4 बिंदुओं के माध्यम से आज का ये सेशन कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम व्याख्या बात करेंगे, व्याख्या के अंतर्गत देखेंगे गौरवपूर्ण क्रांति क्या होती है। उसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जो घटित हुई थी उसके पीछे कारण क्या थे, उसके बाद इसके परिणाम क्या थे, और लास्ट में देखेंगे इसका महत्व। क्लियर है? तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आज का हम सेशन कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज के ही दिन में अभी 6 बजे मैं एक क्लास आपको इसी की दे चुका हूं और अभी ये सेकेंड क्लास में दे रहा हूं। इसी प्रकार से यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है क्लास को लेकर के तो मैं एक दिन में 4 क्लासेस भी आपको दे सकता हूं उस सेम सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी 12 तारीख को एक यूनिवर्सिटी के पेपर होने वाले हैं। सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट एग्जाम से पहले भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, आप लोगों के सहयोग उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। जिस तरह से आज मैं 2 दे रहा हूं इस तरह से एक दिन में 4 भी हम चैप्टर कवर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। नहीं मिल रहा है, इस कारण से मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था क्लासेस को। चलिए, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। टॉपिक का रिवीजन लगाने से पहले इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर ले और एग्जाम के जस्ट पहले इसका रिविजन लगाना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याख्या को। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से लेंगे सेशन को, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी दरअसल समय थोड़ा सा भी कम है, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट में कहीं निकलना है ना, तो थोड़ा कम समय दे पाऊंगा। इजी कॉन्सेप्ट है, जो डेटा जो कंटेंट दिया गया है ना, ये बहुत मेरे द्वारा इजी करके लाया गया है, बहुत ही इजी कर दिया मैंने कंटेंट को, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं गौरवपूर्ण क्रांति होती क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो दोनों स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। चलिए 1688 में इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता ने एक शक्तिशाली क्रांति करके ब्रिटिश संसद और स्टुअर्ट वंश के शासकों के मध्य कई दशकों से चले आ रहे वैधानिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लैंड की जनता ने एक ऐसी क्रांति लेकर के, इंग्लैंड की जनता एक ऐसी क्रांति लेकर के आई जिस क्रांति ने संसद और राजा के बीच में जो संघर्ष चल रहा था पिछले कई दशकों से, उस संघर्ष को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और ये जो घटना घटित हुई अर्थात कि जो एक क्रांति हुई थी, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था दोस्तों? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी, अर्थात कि ये क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह क्रांति पूर्ण रूप से रक्तहीन क्रांति थी। रक्तहीन क्रांति थी अर्थात कि इस क्रांति में किसी का कोई रक्त नहीं बहा, शांतिपूर्वक तरीके से यह क्रांति हुई थी। सभी परिवर्तन क्रांतिकारी होते हुए भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति आदि नामों से जाना जाता है। व्याख्या के अंतर्गत मात्र आपको इन कंटेंट का सहारा लेना है।
देखिए, यदि आप ध्यान से इस कंटेंट को देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें हमने ऑल ओवर पूरी क्रांति के बारे में सारी चर्चा कर ली है, ज्यादा अंदर जाकर नहीं। लेकिन चूंकि व्याख्या अर्थात कि एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक पॉइंट में हमें वही कंटेंट देना होता है कि टॉपिक के इर्द गिर्द जो होता है, अर्थात कि टॉपिक की शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी कहानी हमसे कम है, हमें कम से कम शब्दों में जो है एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, तो ये व्याख्या वाला जो पॉइंट है मैं सबसे पहले इसीलिए रखता हूं ताकि आप लोगों के मस्तिष्क में ये बैठ जाए, क्योंकि यदि इस प्रकार की आंसर राइटिंग आप एग्जाम में करोगे ना तो इतने धांसू नंबर आप लोगों को मिलेंगे ना कि आप भी क्या याद करोगे यार। बाकी आप लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी आंसर में पहला पॉइंट व्याख्या वाला डल गया ना तो यकीन रखिए दोस्तों, आपके आंसर जो नंबर मिलते हैं ना आंसर राइटिंग के आपको, उसमें इतनी वृद्धि होगी कि आप लोग भी यस नहीं कर पाओगे। हो सकता है अभी तक आपकी एक शिकायत रही हो कि सर लिखकर हम बहुत प्यारा आते हैं, बहुत सारा लिखकर आते हैं, लेकिन नंबर थोड़े से मिलते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है छोटी छोटी सी गलतियां। और इन गलतियों को, पूरी गलतियों को, यदि एग्जाम संबंधित गलतियों को सुधारना चाहते हो ना तो अभी यूट्यूब पर टाइप करना क्लास खत्म होने के बाद में हाउ टू राइट आंसर, ध्यान सुनिएगा, हाउ टू राइट आंसर बाय लोधाजी क्लासेस। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो 3 वीडियो सबसे फर्स्ट में खुल करके आपके सामने आएंगे जो मेरे द्वारा ही दिए गए। तो 3 लेक्चर मैंने इस कहानी पर लिए। यदि आप उन तीनों लेक्चरों को देख लेते हो पूरी शांतिपूर्वक तरीके से तो यकीन रखिए कि इस एग्जाम से लेकर के भविष्य में सभी एग्जाम, जितनी भी आप एग्जाम दोगे ना, हर एग्जाम में आपको नंबर शानदार मिलेंगे। क्योंकि जो गलतियां होती है, गलतियों का आपकी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। पढ़ाई तो आप करते ही हैं, लेकिन गलतियां कुछ ऐसी कर देते हो आप जो आपको नहीं करना चाहिए। वो गलती को जानबूझ के तो की नहीं जाती, पता नहीं इसलिए कर देते हो। तो पता कीजिए वो कौन सी गलतियां, मैंने लेक्चर लिया उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा गौरवपूर्ण क्रांति के कारण। तो ऐसे हम 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 कारणों पर चर्चा करेंगे, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला कारण था राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव, या इसको और आसान पॉइंट, इस पॉइंट को अगर और आसान करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो अयोग्यता। ठीक है, या राजनीतिक अयोग्यता। क्या कहानी इसके पीछे? तो कहानी दोस्तों कुछ ऐसी थी कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्रांति किसके समय में हुई थी? जेम्स द्वितीय के समय में। किसके समय में? जेम्स द्वितीय के समय में। तो जेम्स द्वितीय से पहले, जस्ट पहले कौन शासक थे? तो उससे पहले चार्ल्स द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय थे। तो चार्ल्स द्वितीय के समय में इंग्लैंड की जो स्थिति थी, परिस्थितियां थी, वो जेम्स द्वितीय के समय से भी ज्यादा खतरनाक थी, चैलेंजेबल थी। लेकिन उसके बाद भी चार्ल्स द्वितीय ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए 25 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। लेकिन चूंकि जेम्स द्वितीय जो है चार्ल्स द्वितीय की तरह योग्य नहीं था और ना ही उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता प्रबल थी, अर्थात कि राजनीतिक दूरदर्शिता का भी अभाव था। इसी कारण से जेम्स द्वितीय शासन कार्य चलाने में असफल रहा तथा वह कभी भी जनता एवं संसद का विश्वास पात्र नहीं बन पाया। जेम्स द्वितीय को योग्यता के अभाव में 1688 में जनता का कोपभाजन बनना पड़ा और देश को छोड़कर भागना पड़ा। कोपभाजन का मतलब क्या होता है? कोपभाजन का मतलब होता है जनता के गुस्से का शिकार, जनता के आक्रोश का शिकार होने वाला व्यक्ति को कोपभाजन कहा जाता है। तो जनता जेम्स द्वितीय के खिलाफ बहुत ही भयानक रूप से भड़क उठी और उन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया और उसी से डर करके आखिरकार जेम्स द्वितीय को देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये एक प्रमुख कारण था राजनीतिक दूरदर्शिता का, क्योंकि ये क्रांति चार्ल्स द्वितीय के समय में भी हो सकती थी, लेकिन चार्ल्स द्वितीय जो है एक दूरदर्शी शासक था। उसमें वो योग्यता थी कि राजनीति को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, और ये दूरदर्शिता जेम्स द्वितीय में नहीं थी। इसी कारण से वह संसद और जनता का एक तरह से शत्रु बनता चला गया। उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिसके कारण जनता उस पर आक्रोशित हो उठी।
बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा एक प्रमुख और कारण था मनमत का विद्रोह। मनमत का विद्रोह या मनमत विद्रोह का मामला। क्या था यह मामला? तो ध्यान सुनिएगा। मनमत के जो ड्यूक थे ये चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र थे। चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय की बात नहीं कर रहे हैं हम, चार्ल्स द्वितीय की बात कर रहे हैं, जो जेम्स द्वितीय के पहले, उसके पहले के जो शासक थे उनके पुत्र थे। कौन से? अवैध पुत्र थे। ठीक है। मनमत के ड्यूक चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र था। इंग्लैंड के व्हिग दल के नेता मनमत के ड्यूक को चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। कहानी सुनते चलिएगा। कौन चाहते थे? व्हिग दल के नेता क्या चाहते थे कि मनमत ड्यूक जो है, ड्यूक चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी बने, अर्थात कि जेम्स द्वितीय को हटाइए और ड्यूक को राजगद्दी पर बिठाइए। लेकिन आगे होता क्या है? लेकिन आगे चल करके, लेकिन उसी समय में, ध्यान सुनिएगा, उसी समय में, कब? चार्ल्स द्वितीय के समय में ही इस व्हिग दल के नेताओं ने यह आवाज उठाई थी। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था, स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि यह मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, इनकार कर दिया था। फिर कहानी आती है जेम्स द्वितीय के समय में। कब? जब चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तब। तो चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद में जेम्स द्वितीय के शासक बनने के तुरंत बाद उसने सबसे पहला काम किया मनमत के ड्यूक को बंदी बनाना, और बंदी बना करके उसे मृत्युदंड दे दिया। और उसकी कहानी यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उसने अपने सभी विरोधियों को और मनमत के ड्यूक का समर्थन करने वाले सभी लोगों को मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे करके उनके सरों को पेड़ों से लटका दिया। लगभग ऐसे 300 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और 800 लोगों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। इस अत्याचार से जनता उनसे घृणा करने लगी। और आखिरकार परिणाम क्या निकला? आखिरकार परिणाम निकलता है क्रांति का, कि जनता क्रांति करने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है। तो एक कहानी के रूप में यदि आप समझते हो चलते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण था, वह था पक्षपात धार्मिक नीति। अगर अभी तक के सब जितने कारण हमने देखे हैं उनमें अगर कहा जाए कि यह कारण सबसे प्रमुख था जिससे जनता अचानक से जेम्स द्वितीय की विरोधी बन गई, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। क्यों? धार्मिक रूप से भी जेम्स द्वितीय ने अपनी जनता के साथ पक्षपात की नीति का अनुसरण किया। कैसे किया? जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, मतलब कि जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। जबकि इंग्लैंड की जो अधिकांश जनता थी वह प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। उसने, अर्थात कि जेम्स द्वितीय ने जनमत की अवहेलना करके इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाने का प्रयत्न किया। वो सिर्फ प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि वो चाहता था कि इंग्लैंड में जितने भी प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं उनको धर्म कन्वर्ट करके उन्हें भी कैथोलिक धर्म के अनुयायी बनाया जाए, अन्यथा उन्हें प्रताड़ित किया जाए। परिणाम स्वरूप देश का बहुमत उसके विरुद्ध हो गया। जेम्स ने अपने धर्म का प्रचार इंग्लैंड से बाहर भी किया। कहां पर? आयरलैंड, स्कॉटलैंड में भी अपने अनुयायियों को भेजा, अर्थात कि अपने धर्म के अधिकारियों को नियुक्त करके भेजा ताकि वो इस धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो वहां पर जो भी गैर कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे उन सभी के साथ में एक तरफा अत्याचार किया गया इन अधिकारियों के द्वारा, जिससे सिर्फ इंग्लैंड की जनता ही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जनता भी जेम्स द्वितीय की विरोधी हो गई। और विरोधी होकर के अंतिम रूप से क्रांति, क्लियर है, क्रांति का शुभारंभ हुआ। अन्य बिंदु की बात करें तो अन्य कारण एक और हो सकता है न्याय के क्षेत्र में स्वेच्छाचारिता। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। और कई सारे कारणों में, चूंकि हम मात्र 5 कारणों पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कारण थे
जिसकी वजह से क्रांति का जन्म हुआ, है ना। तो उन्हीं कारणों में से एक था न्याय के क्षेत्र में स्वच्छाचारिता, अर्थात यह कि जेम्स द्वितीय चाहता था कि जनता, जो कानून चल रहे हैं, जो कानून लागू है देश में, जनता राजा को उन कानूनों से ऊपर समझे। अर्थात कि अगर कानूनी रूप से अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया हो और राजा यदि चाहे तो उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। अर्थात ये कि जनता राजा की पूर्ण अधीनता स्वीकार करे। वह स्वयं को न्यायपालिका से ऊपर समझता था और इस बात को यह अपना अधिकार मानता था। और किस बेस पर मानता था दोस्तों? किस बेस पर अधिकार मानता था? देवी अधिकार के बेस पर वह इसे अपना अधिकार मानता था और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने कई बंदियों को रिहा कर दिया। सम्राट ने बहुत से बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया। राजा का यह कदम जनता के लिए क्रोध और आक्रोश का कारण बन गया। सम्राट के असंवैधानिक प्रयासों का परिणाम क्या हुआ? आखिरकार गोरखपुर क्रांति। गोरखपुर क्रांति के रूप में जनता का आक्रोश प्रकट हुआ। तो एक अन्य कारणों में यह कारण भी शामिल था। इसी प्रकार से एक अन्य कारण की अगर बात करें तो धार्मिक सुविधाओं की घोषणा भी एक जले पर नमक छिड़कने का इसने भी काम किया। जेम्स द्वितीय ने घोषणा कर दी किसकी? धार्मिक सुविधाओं की। अब धार्मिक सुविधाओं की घोषणा किसके लिए करेगा? वो कैथोलिक धर्म के, क्योंकि कैथोलिक धर्म को तो वो चाहता था बढ़ावा देना। इंग्लैंड में या इसके आसपास के सभी राष्ट्रों में वो चाहता था कि कैथोलिक धर्म को पूर्णतः जो है बढ़ाया जाए और अन्य धर्मों को दबा दिया जाए। तो उसने विशेष सुविधाएं देने का प्रयास किया या घोषणा की कैथोलिक धर्म पर। और घोषणा करते हुए कैथोलिक धर्म पर जो भी राजकीय प्रतिबंध लगे हुए थे उन सभी को समाप्त कर दिया और बाकी सभी धर्मों पर राजकीय प्रतिबंध लगा दिया। 1688 में उसने यह भी आदेश दे दिया। अगला कदम देखिए, उसने एक अन्य आदेश और दिया कि घोषणा को, जो घोषणा इसने की है कब? 1687 में, 1686-7 में जो घोषणा की है उसने धार्मिक सुविधाओं की, उस घोषणा को हर रविवार को गिरजाघरों में पादरी पढ़कर के सुनाएंगे। हर रविवार को उस घोषणा को जनता को पढ़कर सुनाएंगे। जेम्स के इन अनुचित और प्रोटेस्टेंट विरोधी कार्यों से देश की जनता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और आखिरकार क्रांति की भावना प्रबल होने लगी। ये 5 विशेष कारण थे गोरखपुर क्रांति होने के पीछे। संभवतः आपको 5 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रहेंगे। कहानी के रूप में समझिएगा, दिमाग पे लोड मत लीजिए, एकदम फ्री माइंड होकर के सुनिए तो सारी कहानी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। आगे है गोरखपुर क्रांति का परिणाम क्या हुआ। ये तो ठीक है कि गोरखपुर क्रांति क्या थी, हमने इसको देखा। उसके बाद गोरखपुर क्रांति के पीछे का रीजन क्या थे उनको भी हमने देखा। अंतिम रूप से जरा ये भी देखना होगा कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो बड़ी क्रांति थी, पूरे इंग्लैंड के हर एक क्षेत्र को इस क्रांति ने झकझोर दिया था। तो इसके परिणाम भी बड़े घातक रहे होंगे, मतलब कि बहुत ही व्यापक रहे होंगे। घातक तो नहीं रहे, व्यापक रहे होंगे, क्योंकि जनता के हित में था, लोकतंत्र के हित में थे इसके सभी परिणाम। तो इसे परिणामों में कुछ परिणामों की हम चर्चा करें तो इस परिणामों के अंतर्गत वैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ। पहला कैसा राजतंत्र था? निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र से अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उत्पन्न हुई। क्रांति से पहले शासन में राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत प्रचलन में था। देवी अधिकार का सिद्धांत, और ये देवी अधिकार का सिद्धांत क्या होता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है उस शासन के लिए। राजा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, राजा ही सर्वोपरि होता है। लेकिन इसमें राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है तथा उसकी आज्ञा को संसद के द्वारा भी स्वीकार करना ही होता था। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ? क्रांति के बाद वैधानिक राजतंत्र का शुभारंभ हुआ। वैधानिक राजतंत्र का शुभारंभ हुआ, अर्थात कि अब राजतंत्र संविधान के आधार पर चलेगा, कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होगा। अब राजा संविधान की सीमाओं के अंदर बंध जाता है। अब राजा अपनी इच्छाओं को जनता पर थोप नहीं सकता। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड की कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो जाती है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों अलग अलग कर दी जाती है।
अब यहां पर ना राजा सर्वोपरि था और ना ही संसद सर्वोपरि थी, बल्कि सभी को समान रूप से अधिकार सौंप दिए गए ताकि कोई भी स्वेच्छाचारिता ना फैला सके। अगले परिणाम की ओर बढ़े तो अगला परिणाम कहा जा सकता है कि संसद की सर्वोच्चता को मान्यता देना। क्योंकि इससे पहले अर्थात क्रांति से पहले जो सर्वोच्चता थी वो सिर्फ राजा के हित में थी, राजा के पलड़े में थी, लेकिन क्रांति के बाद में संसद को सर्वोच्च बनाया गया। संसद की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 शताब्दी से संघर्ष चल रहा था। किस किस के बीच में? संसद, जनता और शासक के बीच में संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष अंततः इस क्रांति ने 1688 में समाप्त कर दिया। शासन की संपूर्ण शक्ति धीरे धीरे राजा के हाथों से निकल करके संसद के लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में आने लगी और वो मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। अधिकारों के घोषणा पत्र, अधिकार, कोई भी पार्टी आती तो अपने अधिकारों का घोषणा करती है ना कि वो क्या करेगी, तो अधिकारों के घोषणा पत्र के द्वारा संसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई तथा राजा की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इस तरह से जो सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों में थी वह सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों से निकल करके अब संसद के लोकप्रिय नेताओं के हाथों में आ गई। और वो लोकप्रिय नेता कौन होते थे? जिन्हें जनता चुनती थी। तो इस तरह से अधिकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बहुत बड़ा बदलाव था। शांतिपूर्वक सत्ता पलट देना आम बात है क्या? ठीक है। तीसरा कोई परिणाम था तो वह था धार्मिक परिणाम। धार्मिक परिणाम के अंतर्गत आपने अभी देखा था कि जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए गैर कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया था। ये सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए क्रांति के बाद में कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के अलावा जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे या प्रोटेस्टेंट जो जनता थी, उनकी आंखों में बड़ा खटक रहा था। जेम्स द्वितीय के समय में कैथोलिक धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया था, तो वो सारा संरक्षण समाप्त करवाने के लिए ही जो है संसद ने 1689 में एक बिल पास किया, बिल ऑफ राइट्स। और इस बिल ऑफ राइट्स में यह नियम बना दिया गया कि रोमन कैथोलिक धर्म का कोई भी अनुयायी या कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। साथ में इसमें यह भी कहा कि देखिए रोमन कैथोलिक धर्म का कोई भी अनुयायी या फिर रोमन कैथोलिक धर्म की अनुयायी या कोई स्त्री का कोई भी पति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वह इंग्लैंड की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएगा। इस प्रकार इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के विकास को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कैथोलिक धर्म का प्रभाव समाप्त होता है और प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में अगले ही साल एक और बिल आता है। उस बिल में कहा जाता है, स्पष्ट कहा जाता है कि आने वाले समय में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी ही जो है इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठ सकेंगे या इंग्लैंड के शासक बन सकेंगे। तो इस तरह से कंप्लीटली कैथोलिक धर्म के विकास पर जो है स्टॉप की मोहर लगा दी। इसी के साथ में अंतिम पॉइंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं परिणामों के अंतर्गत, वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। जी हाँ, इंग्लैंड में जो इतनी हलचल हुई तो वो हलचल सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव जो है अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा, जो उसके अन्य पड़ोसी राष्ट्र थे जहां की स्थिति इसी प्रकार की थी। कई उलटफेर हुए। जनता ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से जो है प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और अपने राष्ट्र में भी इसी प्रकार की क्रांतियों को जन्म दिया। क्रांति ने इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड, ये 3 राष्ट्र विशेष रूप से इस गिनती में आते इस क्रांति से प्रभाव के मामले में। तो इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड की राजनीति पर निर्णायक प्रभाव छोड़ा। क्यों? क्योंकि क्रांति से पहले इंग्लैंड और फ्रांस बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में ही जो राजा थे वो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। दोनों ही राजा रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, इसलिए दोनों घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन इसके विपरीत जब हम हॉलैंड की बात करते हैं तो हॉलैंड जो है प्रोटेस्टेंट देश था, अर्थात यहां के अनुयायी कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। अब हॉलैंड प्रोटेस्टेंट होने के कारण और फ्रांस और इंग्लैंड जो है हॉलैंड और इंग्लैंड कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण आपस में शत्रु हो गए। कौन कौन? हॉलैंड और फ्रांस।
दोनों शत्रु थे। वहीं हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच में भी राजनीतिक रूप से कटुता थी। लेकिन क्रांति के बाद में क्या होता है, इंग्लैंड हॉलैंड दोनों का एक ही शासक हो जाने से दोनों की जो कटुता थी या शत्रुता थी वो समाप्त तो हो जाती है, और जो इंग्लैंड की फ्रांस के साथ घनिष्ठ मित्रता थी वो भी समाप्त तो हो जाती है। अब ये राजनीतिक रूप से सभी स्वतंत्र हो चुके थे। इंग्लैंड भी का भी जो है अब काफी सम्मान बढ़ चुका था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति के बाद में। तो इस प्रकार से हमने 4 बिंदुओं के माध्यम से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास किया है कि इस गौरवपूर्ण क्रांति ने किस किस प्रकार से प्रभाव डाला इंग्लैंड से लेकर के अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक। अंतिम रूप से हम देखने वाले इस क्रांति का महत्व। क्रांति का महत्व अगर बात करें तो एक पहला महत्व हो सकता है कि यह क्रांति जो है रक्तहीन क्रांति थी, इसी में किसी के कोई जान माल की हानि नहीं हुई। इसको लेकर के हम कुछ विद्वानों के विचारों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। बर्क साहब ने कहा था कि इस क्रांति को गौरवपूर्ण और सुखद घटना कहा जा सकता है। वहीं ट्रेवेलियन ने कहा है कि क्रांति की महत्ता गर्जन तर्जन में नहीं थी, गर्जन तर्जन में नहीं थी। समझ रहे ना, गर्जन तर्जन, ठीक है ना, धमकी देना या युद्ध करने में नहीं थी, बल्कि उसके उद्देश्यों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता में थी। ठीक है, तो क्रांति का जो महत्व था वह हिंसा में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ और दूरदर्शिता के साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में इसका महत्व था। इसके अलावा गौरव प्रोफेसर पंजाबी के शब्दों में इसमें खून खराबा नहीं हुआ, अव्यवस्था नहीं फैली, अराजकता नहीं हुई और ना ही कोई क्रामवेल भी पैदा नहीं हुआ। क्रामवेल का मतलब होता है कोई ईश्वर जैसा, जो अपने आप को ईश्वर माने, या जिसे क्रांति होती है ना, तो क्रांति में किसी एक को पकड़ लिया लोगों ने और बस राजा को हटाया, उसको भेटा दिया, तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। राजा की निरंकुशता और देवी सिद्धांत पर जो है लोक कानून ने विजय प्राप्त कर ली। पूरी तरह से देवी सिद्धांत या राजा की निरंकुशता पर पूरी तरह से अंकुश लग चुका था। अगला महत्व, संवैधानिक विकास की धारा को नई दिशा, संवैधानिक विकास की धारा को नई दिशा मिली। जी हां, क्रांति व्यवस्था के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम बनाया गया उसने संविधान विकास की धारा को एकदम मोड़ दिया, नई दिशा दी। राजा और संसद सरकार के स्थायी अंग बन चुके थे। अब पहले संसद का कोई महत्व नहीं था, ना के बराबर था, लेकिन अब राजा और संसद दोनों ही सरकार के स्थायी अंग बन चुके थे और इनमें सत्ता संतुलन भी स्थापित किया गया। सत्ता संतुलन मतलब कि किसको कितने अधिकार दिए जाना चाहिए। यदि संसद सर्वोच्च बनी तो राजा भी पंगु नहीं था, महत्वहीन नहीं था, राजा को भी कुछ अधिकार दे करके उसको भी संतुष्ट किया गया। दोनों में कोई भी अकेला सर्वोच्च नहीं था, इसलिए कहा गया कि संसद में राजा सर्वोच्च था, संसद में राजा को सर्वोच्च माना गया। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो नाम मात्र के लिए माना गया, लेकिन माना गया। ठीक है, अन्य महत्व की बात करें तो धर्म का झगड़ा समाप्त हो गया, कैथोलिक धर्म का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इससे धर्म का जो झगड़ा था इंग्लैंड में वो पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके अलावा निरंकुश राजतंत्र का भी पूरी तरह अंत हो गया। निरंकुशता के विरुद्ध जनता की इस क्रांति ने यह स्पष्टता दर्शा दिया कि राजा का देवी अधिकारों का सिद्धांत अंतिम रूप से दफन हो गया है, जो अब वापस कभी नहीं आएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपका ये सेशन होता है कंप्लीट दोस्तों। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं इसी प्रकार से स्पीड से क्लासेस लाऊंगा ताकि 12 तारीख से पहले हम मैक्सिमम क्लासेस या मैक्सिमम टॉपिकों को कवर कर ले। ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। अगला सेशन होने जा रहा है अमेरिका की क्रांति पर, जो कि 1776 में घटित तो हुई थी। क्लियर है? नए छात्र हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, या कोई आपको लिंक चाहिए, प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए, है ना, किसी प्रकार कोई लिंक चाहिए या कोई नोट्स की लिंक चाहिए, तो आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म है, सभी जगह हम लोधाजी क्लासेस नाम से ही जो है जाने जाते हैं। तो लोधाजी क्लासेस जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह लोधाजी क्लासेस ही नाम मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम पर भी आपको वही टाइप करना है, ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। सभी आवश्यक कंटेंट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कोई अगर ऐसा कोई डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, डिस्क्रिप्शन से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए क्लासेस के लिए, है ना। थोड़ा शेयर मेयर करते रहें, लाइक माइक करते रहें। नहीं जुड़े हैं, नए स्टूडेंट हैं, डेली क्लासेस देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लासेस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार थोड़ा सा कर दे सब्सक्राइब वगैरह भी।
ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नोट्स की, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और भी बहुत महत्वपूर्ण लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डलवाता हूं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, पता नहीं क्यों। सेशन कंप्लीट हो चुका है, जाइए फटाफट इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में थोड़ा पढ़िए, उसको देखिए वहां पर क्या क्या दिया गया है, संभवतः सब कुछ आपके ही काम का मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।